गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की दूसरी वीडियो में मैं विजेंद्र सिंह, विज्ञान अध्यापक GSSS खडालुआ, ब्लॉक कलायत, जिला कैथल, आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने सीखा था प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, प्रकाश का माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आशा है कि सभी टॉपिक आपने अच्छी तरह से अपनी कॉपियों में नोट किए होंगे तथा इनको याद भी किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। तो प्यारे बच्चों, अपना हर रोज का काम साथ साथ करें ताकि एकदम से पढ़ाई का प्रेशर न बने आपके ऊपर। इसलिए हर रोज जो काम आपको असाइन किया जाता है उसको अच्छी तरह से याद करें। जब तक आप पीछे वाला काम नहीं करेंगे तो आगे वाले टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए मेरे पास एक बॉल है। मैं इस बॉल को ऐसे फर्श पर फेंकता हूँ तो ये फर्श से टकरा के क्या है, वापिस आ जाती है। उसी तरह जैसे बॉल क्या है कि अपना फर्श था, बॉल यहाँ टकराई, टकराने के बाद क्या है, वापिस आ गई। तो इस तरह टकराकर वापिस आना, इसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, ये हमारे पास चमकीली सतह है, यानी कि दर्पण है मान लिया ये। जब कोई प्रकाश की किरण इस चमकीली सतह से टकराती है तो टकराकर वापिस आ जाती है। तो इस तरह किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापिस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों बड़ा आसान है इसको याद करना। परावर्तन का क्या मतलब होता है, टकराकर वापिस आना, टकराकर वापिस आना। तो लिखते हैं इसको, प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण, किरण तो आपने पढ़ा ही था। प्रकाश किरण का किसी चमकीली सतह से, चमकीली सतह से टकराकर वापिस आना, टकराकर वापिस आना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापिस आती है तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो इसीलिए जो प्रकाश का परावर्तन है उसके भी हमारे पास दो नियम हैं। तो अगला अपना टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं जो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। तो पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर
यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं। एक तल, इसको अच्छी तरह से याद रखना आपने, एक तल में होते हैं। तो यहां पर 4 नए शब्द हैं। पहला है आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है तथा अभिलंब क्या होता है। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी एक बार आप समझ लो इसको। जैसे हमारे पास ये कोई दर्पण है M, इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण टकराती है, दर्पण पर प्रकाश किरण टकराती है। यानी कि जो प्रकाश की किरण टकराती है, यानी कि जो टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। यानी कि वह प्रकाश की किरण जो टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे ये बिंदु है अपना, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण थी अपनी ए बी कह लो आप इसको, ए बी प्रकाश की किरण टकराती है ओ बिंदु पर। तो यहाँ पर ओ बिंदु क्या है अपना, वो है आपतन बिंदु। यानी कि वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है और जहां पर परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद है अपनी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है, टकराने के बाद जो किरण हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे मान लिया कि ये अपनी किरण है CD, तो ये क्या है अपनी, या इसको आप OD कह लो, यदि आप इसको AO कहते हो तो ये OD है, ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या है अपनी परावर्तित किरण है। उसके बाद बात आती है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, यानी कि जो अपना माध्यम था, ये पहले वाला माध्यम है अपना, ये दूसरा माध्यम है, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। तो इन दोनों मीडियमों को अलग करने वाली एक लाइन है। तो इस लाइन के साथ समकोण बनाने वाली रेखा, इस लाइन के साथ समकोण बनाने वाली जो रेखा होती है, इनके जो 90 का कोण इसके साथ बनाती है, उसको हम अभिलंब कहते हैं। यहाँ यानी कि OL क्या है, यहाँ पे अभिलंब है। तो प्यारे बच्चों, चारों शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। पहला क्या है, आपतित किरण जो टकराती है, परावर्तित किरण जो टकराने के बाद हमें मिलती है, आपतन बिंदु जहां पर परावर्तन होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर माध्यम के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो ये टॉपिक हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम परावर्तन का जो पहला नियम है क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण मतलब के जो टकराती है, परावर्तित किरण इनके जो टकराने के बाद मिलती है, और अभिलंब ये अपना अभिलंब है, क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। एक तल का मतलब क्या है, एक फर्श पर होते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 चीज है यहाँ पर, ये क्या है, आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। एक तल का मतलब क्या है कि ये एक फर्श पर होते हैं ऐसे, यानी कि ये एक जैसे ब्लैक बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यहाँ पे है, अभिलंब यहाँ पे है और परावर्तित किरण इधर से निकल जाए। कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण क्या है, फर्श पर है, अभिलंब भी फर्श पर है। तो परावर्तित किरण ऐसा नहीं है कि वो ऊपर की तरफ निकल जाए या नीचे की तरफ निकल जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि आपतित किरण अपनी यहाँ बोर्ड पर है, अभिलंब बोर्ड पर है, तो परावर्तित किरण भी बोर्ड के ऊपर ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से निकल के ऐसे भाग जाएगी। यानी कि तीनों क्या होते हैं, एक तल में, यानी कि एक फर्श पर होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम बड़ा आसान है, क्या है, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं। तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा नियम है, बड़ा आसान है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदा समान होते हैं। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों सदा समान होते हैं। समान का मतलब यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 है, यदि ये 30 है तो ये भी 30 है, यदि ये 70 है तो ये भी 70 है, यदि ये 0 है तो ये भी 0 है। अर्थात आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदा समान होते हैं। तो हमने बेटे डिस्कस किया है परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का चमकीली सतह से टकराकर वापस आना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक तल में होते हैं, एक फर्श पर होते हैं, एक तल में होते हैं। और दूसरी बात क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, कोण आई है जो हमेशा बराबर होता है कोण आर के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा समान होते हैं। तो बच्चों अब आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ शब्द नए प्रयोग किए हैं, उसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी चमकीली सतह है, दीवार है, ब्लैक बोर्ड है या दर्पण है। मान लिया कि दर्पण है अपने पास, तो यहाँ पर एक प्रकाश की किरण टकराती है, तो टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण क्या होती है? वह किरण जो टकराती है, टकराती है। बॉडी बनाई। अच्छा बॉडी बनाई, चल ठीक है। वह किरण जो टकराती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लिया कि ए ओ है जो, यानी कि ए ओ किरण है जो, ये क्या है? अपनी आपतित किरण है। उसके बाद है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो हमें परावर्तन के बाद मिलती है, यानी कि मान लिया कि ओ बी किरण है, ये अपनी ओ बी किरण है, ओ से शुरू होकर बी, ये हमारी क्या है? एक किरण है। इसे हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, यानी कि वह किरण जो परावर्तन के बाद मिलती है, यानी कि वह जो टकराती है वो तो क्या है? आपतित किरण, और जो परावर्तन के बाद मिलती है वह किरण जो परावर्तन के बाद मिलती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है अपने पास? ओ बी है जो, ये क्या है? एक परावर्तित किरण है, यानी कि ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण है।
उसके बाद है आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? तो यहां से क्लियर है कि वो क्या है, आपतन बिंदु है, यानी कि वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है, या आप सीधा ही बोल दो वह बिंदु जहां पर परावर्तन होता है, वह बिंदु जहां पर परावर्तन होता है, वह बिंदु जहां परावर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो जैसे यहां पर अपने पास क्या है, ओ बिंदु है जो, ये ओ बिंदु है जो, ये क्या है अपना परावर्तन बिंदु है। उसके बाद है अपने पास अगला जो शब्द था अभिलंब। क्या है? अभिलंब, वो एल है अपना ये अभिलंब। अभिलंब का मतलब जो यहाँ पर माध्यम को बांटने वाली रेखा के साथ समकोण बनाता है। तो क्या है ये? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? माध्यम को अलग करने वाली, माध्यम को अलग करने वाली सीमा, सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन, यानी कि माध्यम को अलग करने वाली, यानी कि एक माध्यम यहाँ पे अपना था M1, इधर माध्यम क्या है M2 है, तो इसको अलग करने वाली एक रेखा है। तो इस रेखा के साथ समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण बनाने वाली रेखा को, बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई? अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है अभिलंब को, क्योंकि जैसे ही हम परावर्तन वगैरह करेंगे, जैसे अपने पास ये क्या है, एक गोलीय दर्पण है, यदि हम यहाँ पर अभिलंब की बात करें तो यहाँ पे ये रेखा है, तो यहाँ पे 90 का कोण यहाँ बनेगा। यदि यहाँ पर बात करें तो 90 का कोण यहाँ बनेगा अपना, और यदि यहाँ पे बात करें तो 90 का कोण ऐसे बनेगा। करके समतल दर्पण में तो क्या है अपना अभिलंब सभी क्या है, समांतर होते हैं, लेकिन जब भी गोलीय दर्पण होता है तो जो अपने अभिलंब है वो हमेशा इस दर्पण के वक्रता केंद्र पर जाके मिलने की कोशिश करते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेन अपना जो टॉपिक था वो क्या था? अभिलंब किसे कहते हैं? दर्पण को अलग करने वाली, सॉरी माध्यमों को अलग करने वाली जो बाउंड्री लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसके साथ 90 का कोण जो बनाता है, ये 90 का कोण बन गया यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। यानी कि OL है, ये OL है जो, ये क्या है अपना अभिलंब है। उसके बाद दो तरह के अपने कोण है जो वो हमने पढ़े हैं। दो कोण है अपने पास, पहला है आपतन कोण, किसे कहते हैं? आपतन कोण। और दूसरा जो है क्या है भाई? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम एंगल R लिखते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपनी क्या थी? बाउंड्री लाइन थी, यानी कि दर्पण था। ये हमारे यहाँ पे परावर्तन होता है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये अपना क्या है? यहाँ पर अभिलंब है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपने। ये कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं? इसको इधर बना देते हैं, वो गलत है।
आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है। तो क्या लिखेंगे हम? आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन कोण यानी कि एंगल आई कहलाता है। तो क्या है भाई बच्चों कि आपतित किरण जो थी अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये अपना क्या है? आपतन कोण है, एंगल आई। उसके बाद है परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो यहां आपतित की जगह क्या लिखोगे आप? परावर्तित। यानी कि परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब के साथ ही यहां पर कोण बनाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। यानी कि क्या कहेंगे हम? आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं भाई? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये टर्मोलॉजी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अभी इसके 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो वो हम करते हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है हमारे पास। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपना संख्यात्मक प्रश्न 1 है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। परावर्तन कोण ज्ञात करो। तो आता होगा बच्चों आपको सबको इस सवाल कि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण ज्ञात करो। तो ये हमारी मिरर है M, ये हमारी आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तो ये कोण कितने का है? 30 का है। तो ये कितने का होगा? ये भी 30 का होगा, क्योंकि दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदा क्या होते हैं? अपने समान होते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? तो आपतन कोण एंगल आई कितना है? 30 डिग्री। आगे लिखो, हम जानते हैं कि एंगल आई बराबर किसके होता है? एंगल आर के। दूसरा नियम है ये अपना परावर्तन का। तो एंगल आई की वैल्यू रख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज 30 डिग्री है जो एंगल आर। तो देयरफॉर एंगल आर कितना आ गया अपना? 30 डिग्री आ गया। ठीक है, आता है परावर्तन कोण कितना हो गया अपना? परावर्तन कोण भी क्या हो गया अपना? 30 डिग्री हो गया। ठीक है।
तो हम इसका दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि आपतन कोण क्या हो अपना 30 डिग्री हो, ध्यान से रकम देखनी है भाई। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण ज्ञात करो। परावर्तित किरण के बीच बना कोण बताओ। अब सवाल है अपने पास कि ये अपना दर्पण है M, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो सवाल में कहता है कि आपतन कोण 30 डिग्री है। तो आपतित किरण यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में कोण हमें ज्ञात करना है। तो उत्तर तो आपको पता ही है कि जब ये अपना 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या है 30 है। 30 और 30 कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इनके पूरा कोण कितने का हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, दिया है क्या दिया है, कोण आई है जो वो क्या है 30 डिग्री है। Therefore, बिकॉज क्योंकि पता ही आपको 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे क्या होता है, क्योंकि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। इसलिए एंगल आर बराबर क्या हो गया, एंगल आई बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। उसके बाद लिखो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के मध्य कोण। तो क्या बनेगा भाई कोण अपना आई प्लस आर बन जाएगा, क्योंकि एंगल आई प्लस एंगल आर। तो कितना हो गया वो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि यदि आपतित किरण, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन भी 30 होगा, और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। तो इनके ये 30 है तो ये भी 30, तो जोड़ क्या बन गया 60 डिग्री। यह अपना क्या है उत्तर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अपना, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, यानी कि आपतन कोण 30 डिग्री हो, तो दर्पण के साथ बना कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण व आपतित किरण का दर्पण के साथ बना कोण ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है भाई, अभिलंब का कोण क्या होता है अपना 90 डिग्री होता है। ये 30 है तो इस ये x मान लो आप, तो x जमा 30 क्या होगा 90। तो वहां से हम अपनी क्या है x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हल कैसे करोगे आप, कोण I कितना है अपना 30 डिग्री, आपतित किरण का दर्पण से बना कोण, दर्पण से
बना कोण किसके बराबर होगा भाई? 90 माइनस कोण I। यानी कि सारा 90 था, तो 90 में से यदि इसको घटा दें तो ये बच जाएगा अपना। तो क्या हो गया वो अपना 90 माइनस 30, तो बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। उसी तरह एक न्यूमेरिकल कई बार ये आ जाता है कि ये कोण दे रखा है, ये कोण ज्ञात करो। तो वो भी सिंपल है कि यदि अपना 60 है, मान लीजिए कि अपना 50 है, तो I कितना आ जाएगा? 90 में से 50 घटा दो आप, 40। तो ये 40 है, तो ये भी क्या है अपना 40 है। तो ऐसे घुमा फिरा के कैसे भी वो क्वेश्चन दे, आपने याद रखना है कि परावर्तन का दूसरा नियम लगाकर हम अपना जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार आज के टॉपिक दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला प्रश्न था परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस, परावर्तित किरण, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो अपना अभिलंब है, इनके आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, इनके चपटे तल में होते हैं। यदि वो ऐसे है तो ऐसे सभी क्या है? एक ही तल में रहते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम आपको पता ही है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदा समान होते हैं, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। उसके बाद हमने पढ़ा था आपतित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो टकराती है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो परावर्तन के बाद हमें मिलती है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण टकराती है या जहां पर परावर्तन होता है। अभिलंब किसे कहते हैं? माध्यमों को बांटने वाली रेखा है जो सीमा रेखा, उसके साथ 90 का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो वो पढ़े थे। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह जो टॉपिक है इसके सवाल आपने, और ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। अब हम परावर्तन के कुछ परिणाम देखते हैं। तो परावर्तन के उदाहरण है भाई अपने, तो इससे भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इनको नोट करें। पहला उदाहरण है दूध सफेद क्यों दिखाई देता है? दूध सफेद क्यों दिखाई देता है? तो बड़ा आसान सा उत्तर है इसका। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि वह 7 रंगों से मिलकर बना है। यानी कि जब 7 रंग इकट्ठे हो जाते हैं तो वह हमें सफेद दिखाई देता है। तो दूध सफेद क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश दूध पर पड़ता है, तो दूध 7 रंगों को, कितने रंगों को? 7 के 7 रंग है, जो 7 रंगों को परावर्तित कर देता है, इसी कारण, यानी कि 7 रंग का मतलब सफेद रंग, इसी कारण दूध हमें सफेद दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। यानी कि ये अपना दूध है,
जब सूर्य का प्रकाश के साथ रंग इसके ऊपर पड़ते हैं तो सभी रंगों को ये परावर्तित कर देता है, और जब सभी रंग अपनी आंख में आते हैं तो वह हमें सफ़ेद दिखाई देता है। जिनके दूध हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वह साथ रंगों को परावर्तित कर देता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, घास हरी क्यों दिखाई देती है? घास हरी क्यों दिखाई देती है? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश घास पर पड़ता है, घास पर पड़ता है तो वह 6 रंग अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करके हरे रंग को, सिर्फ हरे रंग को परावर्तित करती है, परावर्तित करती है। इसी कारण, यानी कि जैसे यहाँ पे ये हमारी घास थी तो 7 रंग इसके ऊपर पड़े तो 7 में से वो क्या करेगी, 6 रंग है जो उसको अवशोषित कर लेगी, और हरे रंग को क्या है वो परावर्तित कर लेगी। यानी कि बाकी रंग को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, चूस लेगी, और हरे रंग को क्या है ये परावर्तित कर देती है। तो इसलिए क्या है, घास हमें हरी दिखाई देती है। अब प्रश्न उठता है कि श्यामपट्ट, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? तो ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य का प्रकाश ब्लैक बोर्ड पर पड़ता है, यानी कि किसी भी काली चीज पर पड़ता है, तो वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। यानी कि काली वस्तु क्या करती है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अपने आप लिख लेना इसको आप, सभी रंगों के अवशोषण के कारण। अब मान के देखो आप कि सभी रंग क्या है, काली चीज से टकराए, उसने सारे रंग है क्या है अवशोषित कर लिए, तो कोई भी रंग टकरा के अपने आंखों में वापस नहीं आएगा। तो वापस नहीं आएगा का मतलब क्या है कि वो अंधेरा है, तो अंधेरे का मतलब क्या है कि वो काला रंग है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि गुलाब लाल क्यों दिखाई देता है? तो जब सूर्य की श्वेत किरणें गुलाब पर पड़ती है तो वह 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और लाल रंग को परावर्तित करता है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। इसमें एक प्रश्न अलग से है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसमें एक दूसरी प्रक्रिया होती है प्रकीर्णन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन का पूरा टॉपिक है जो लगभग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम दर्पणों में परावर्तन है जो, और प्रतिबिंब बनना है जो, कल वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सभी प्रश्न है जो ध्यान से आपने लिखने हैं और याद करने हैं, बड़े ही आसान प्रश्न हैं। तो कोरोना से बचकर रहें, बार बार हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, घर पर रहें तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। थैंक यू, धन्यवाद।